नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके हेल्प विद जेआरबी पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 15 जून 2025 को जो पीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की और पूरे पेपर का एनालिसिस करेंगे, जिससे जानेंगे कि किन टॉपिक्स से कितने प्रश्न आए और लेवल कैसा रहा और आने वाले एग्ज़ाम्स में आप किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे प्रत्येक विद्यार्थी के लिए पेपर का विश्लेषण देखना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि इससे एग्जामिनर पेपर को किस तरह से सेट करता है इसका अनुमान लगाया जा सकता है और अपनी तैयारी को उसी के अनुसार करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप अंतिम समय तक इस वीडियो पर बने रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अपने जो 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सामान्य जागरूकता यानी कि जीके जीएस से रिलेटेड ये क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन कि भारत की पंचामृत रणनीति किसके लिए कार्रवाई से संबंधित है। पंचामृत रणनीति, ठीक है, तो ये जो स्ट्रेटजी है ये संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। इसका ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, बात है दोस्तों नवंबर 2021 की, ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जिसे बोलते हैं COP26, ठीक है, यह हुआ था, तब पंचामृत रणनीति बनाई गई थी। तो इसमें जो 5 घटक थे ना मित्रों, वो तो भारत 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाएगा। पहले तो आपको ध्यान रखना है 5 घटक में जो पहला घटक है ना कि भारत है 2030 तक अपनी जो गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता है ना उसको 500 गीगावाट तक बढ़ाएगा और 2030 तक ही भारत की जो ऊर्जा की ज़रूरत है ना वो नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान है वो 50% हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा घटक है कि 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी लाएगा। और चौथा घटक है 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था के कार्बन तीव्रता स्तर को 45% से नीचे ले आएगा। और अंतिम इम्पोर्टेंट घटक है कि भारत है वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त कर लेगा। तो ये 5 घटक है, इन्हीं को पंचामृत रणनीति यानी कि पंचामृत स्ट्रेटजी के नाम से जाना जाता है, जो कि ग्लासगो COP26 में ये रणनीति तैयार की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन ए इसका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, भूदान जो आंदोलन है उसके अग्रणी नेता कौन थे। तो भूदान आंदोलन के अग्रणी नेता थे विनोबा भावे। इसका बी ऑप्शन राइट है। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको ये याद भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस महिला स्वतंत्रता सेनानी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोपनीय रेडियो स्टेशन की स्थापना की। गोपनीय रेडियो स्टेशन की स्थापना की थी, किसने की थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता और उसके सहयोगियों ने। तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, उषा मेहता ने की थी। ये बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आसान स्तर का ये क्वेश्चन है। और ये जो गोपनीय रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया, कहाँ पर स्थापित किया गया? तो आपको ध्यान रखना है मुंबई में। कहाँ पर? जिसे बॉम्बे बोलते थे, मुंबई में ये स्थापित किया गया था और इसका नाम था कांग्रेस रेडियो। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1942। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? गोपनीय रेडियो स्टेशन की स्थापना आपको पता है 1942 भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, जो ब्रिटिश सरकार को चकमा देते हुए आंदोलन के बारे में जानकारी पूरे भारत के जन समूह तक पहुंचाना था। कांग्रेस जो मुख्य नेता महात्मा गांधी थे भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित, उनके जो भी विचार और भाषण थे इसी रेडियो के माध्यम से आम जन तक पहुंचाया जाता था। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई? तो प्रोजेक्ट टाइगर ये कब स्टार्ट हुआ था? 1972 में। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप मित्रों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और ये रिपब्लिक पार्टी से संबंधित है। इन्होंने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन को, दोस्तों डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस को हराया था। यह आपको ध्यान रखना है।
जो बाइडेन पहले उम्मीदवार थे इनके सामने, फिर इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया था और कमला हैरिस इनके सामने चुनाव लड़ा था और डोनाल्ड ट्रंप इस चुनाव में विजेता घोषित होते हैं। तो किस क्रम के ये राष्ट्रपति है? ये 47वें क्रम के राष्ट्रपति है। और साथ में मैं बता देता हूँ दोस्तों कि जो अमेरिका है ना, इसका उपराष्ट्रपति है जिन्होंने हाल ही में भारत की यात्रा की थी, जिनका नाम है JD वेंस, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट है। और इनकी जो वाइफ है उषा चिलकोरी, ये इंडियन साउथ इंडियन स्टेट से बिलोंग करती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में संबलपुर हाथी संरक्षित क्षेत्र स्थित है? संबलपुर हाथी संरक्षित क्षेत्र ये स्थित है मित्रों ओडिशा में। कहाँ स्थित है? ओडिशा में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये आपको ध्यान रखना है, 2002 में इसकी स्थापना हुई थी, 2002 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की निम्न में से कौन सी चोटी यानी कि शिखर भारत में नहीं है? तो दोस्तों धौलागिरी, ये धौलागिरी जो चोटी है ये पूर्णतः नेपाल, भारत का पड़ोसी देश है नेपाल, यहाँ स्थित है, ठीक है। इसे सफेद पर्वत के नाम से भी जाना जाता है और इसकी ऊंचाई 8167 मीटर है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, 8167 मीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में मानस संरक्षित जैव मंडल स्थित है? मानस संरक्षित जैव मंडल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। मानस असम में स्थित है। ऑप्शन इसका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य, संरक्षित जैव मंडल यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, वो आपको याद रहनी चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? मंडी जिला लोकसभा मंडी सीट भी है दोस्तों, यहाँ से कंगना रनौत ने चुनाव लड़ा था और जीती भी थी। और ये जो मंडी जिला है ना, ये रॉक साल्ट के लिए फेमस है। रॉक साल्ट यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। रॉक साल्ट है ना मित्रों, ये इसे सेंधा नमक बोलते हैं, ठीक है। और मंडी जिले में गुम्मा और द्रंग क्षेत्र है, ध्यान देना कौन सा क्षेत्र है? गुम्मा और द्रंग क्षेत्र, ठीक है। गुम्मा और द्रंग क्षेत्र, यहाँ से सेंधा नमक निकाला जाता है, यानी कि सेंधा नमक की खाने हैं, ठीक है। और ये जो हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है, इस सेंधा नमक को लोखन के नाम से पुकारते हैं, ये स्थानीय नाम है वहाँ का। तो याद रखना मंडी जिला रॉक साल्ट के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में शिव सागर बांध किस नदी पर बना है? तो दोस्तों शिव सागर बांध राजस्थान में जो है ना, एक तो शिव सागर बांध है वो है कोयना नदी पर, महाराष्ट्र में। यहाँ पर पूछा गया राजस्थान में, तो राजस्थान में शिव सागर बांध अजमेर में है, ठीक है दोस्तों, अजमेर में है। तो अजमेर में ये बनास नदी पर हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो का नारा दिया? भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। ऑप्शन आपके सामने, महात्मा गांधी, अब्दुल गफ्फार खान, यूसुफ मेहर अली, जवाहरलाल नेहरू। तो यूसुफ मेहर अली है, इन्होंने भारत छोड़ो का नारा दिया था, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। और अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी का था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कई बार कंफ्यूज हो जाता है क्वेश्चन, जल्दबाजी में महात्मा गांधी ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं, लेकिन आपको याद रखना है यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो का नारा दिया था, इसका ऑप्शन सी राइट है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार, तो दोस्तों ये राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे है ना 2024-25, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर है, तो ये मित्रों वृद्धि दर है 12.02%, क्या है? 12.02% है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन्यजीव संस्थान किस जगह पर स्थित है? भारतीय वन्यजीव संस्थान, ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में। नोट कर लेना मित्रों, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में स्थित है और इसकी स्थापना एस्टेब्लिशमेंट कब हुई था? 1982 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लांगोरिया नृत्य के लिए विशेष रूप से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? बताइए दोस्तों, लांगोरिया नृत्य, तो ये फेमस है मित्रों, कैला देवी करौली, ठीक है, कैला देवी माता है ये करौली डिस्ट्रिक्ट से लांगोरिया नृत्य विशेष रूप से फेमस है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में राजस्थान के राष्ट्रमंडल का मुख्यालय स्थित है? राजस्थान के राष्ट्रमंडल का मुख्यालय, तो ये हो जाएगा अजमेर। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में गोलेराव जैन मंदिर स्थित है? गोलेराव जैन मंदिर ये मित्रों राजसमंद जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजसमंद जिले में। राजसमंद जिले में है मित्रों कुंभलगढ़ किला। कौन सा किला है? कुंभलगढ़ किला। इसी कुंभलगढ़ किले के अंदर गोलेराव जैन मंदिर समूह स्थित है। तो ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थान यूरेनियम भंडार से संबंधित नहीं है? यूरेनियम भंडार से संबंधित इनमें से कौन सा स्थान नहीं है? आंध्र प्रदेश में तुमल्लापल्ली, राजस्थान में उमरा, झारखंड में जादूगुड़ा, उड़ीसा में बेलाडीला। तो बताइए दोस्तों कौन सा नहीं है? तो दोस्तों ये ध्यान रखना, सीधा सा आंसर है इसका, बेलाडीला किससे संबंधित है? लोहे एसक से। तो यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। बाकी यूरेनियम है ना दोस्तों, इसकी देश की जो पहली खान है ना वो है जादूगुड़ा। कौन सी है? जादूगुड़ा। और ये कहाँ है? झारखंड में। और झारखंड में भारत का सर्वाधिक यूरेनियम का उत्पादन भी होता है। आंध्र प्रदेश में भी यूरेनियम की खान है। ठीक है, और यहाँ से विशाल भंडार भी मिले हैं। राजस्थान में उमरा क्षेत्र, उमरा क्षेत्र मित्रों राजस्थान के उदयपुर जिले में है। इसके अलावा खंडेला के पास में रोयल क्षेत्र है सीकर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से भी निकलता है। भीलवाड़ा में कुराड़ा क्षेत्र से भी यूरेनियम निकलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो दोस्तों गुलजार है ना, गुलजार, इनको तो दिया गया था 58वां। ठीक है, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। इनके साथ ही संस्कृत के महान विद्वान रामभद्राचार्य को भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। लेकिन 59वां यहाँ पर पूछा है तो आपको याद रखना है विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया था। विनोद कुमार शुक्ल छत्तीसगढ़ स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार है दोस्तों 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनको दिया जाता है। ठीक है, लेकिन एक भाषा जैसे मान लेते हैं इंग्लिश है, इंग्लिश के लिए 2018 में अमिताभ घोष को दिया गया था। इंग्लिश ये मतलब अनुसूची में शामिल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अनुसूची में शामिल न होते हुए भी ये पुरस्कार अमिताभ घोष को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजरक प्रिंट के लिए राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? बहुत बार पूछा जाता है, बाड़मेर क्षेत्र फेमस है। और अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 2024 में अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया? तो ये हो जाएगा कुवैत। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। करंट जीके से संबंधित क्वेश्चन है और जो करंट पढ़ता है उसको ये याद होगा और आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर दिया। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किन्हें आधुनिक भारत का मंदिर कहा? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था बांदों को। किसको कहा था? बांदों को। इसका सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वेद में अनेक देवताओं विशेष रूप से अग्नि, इंद्र एवं सोम की प्रशंसा या स्तुति में भजन है? तो भजन या संगीत से संबंधित सामवेद है, तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक है? तो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक है हरिसेन। ठीक है, और 124 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। साथ में ये जरूर बताइए जो पीटेट का एग्जाम देख रहे हैं उनके इन 50 क्वेश्चंस में से कुल कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है पैसे पक्षी पैसे 5 जनवरी को प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता है। इसका ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक सेल कहा जाता है? सेल 3 प्रकार की होती है दोस्तों। ठीक है, अग्नि सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल। और इसमें जो प्राथमिक सेल होती है ना वो होती है आग्नेय सेल। ठीक है, इग्निस रॉक बोलते हैं जिसे। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 के उल्लेख अनुसार प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत कितने जिलों को सम्मिलित किया जाएगा? तो ये बजट 2025-26 के अनुसार बताया गया है।
जो ये योजना है ना, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, इसमें 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और इसका जो मुख्यालय स्थित है वो है नैरोबी में। कहाँ स्थित है? नैरोबी में, ठीक है। और नैरोबी राजधानी है केन्या की, ठीक है। और ये जो स्थापित किया गया था ना, UNEP 1972 में स्थापित किया गया था, ठीक है। बाकी ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, इटली की राजधानी रोम है, और श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में किस दिन को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व ध्यान दिवस घोषित किया? विश्व मतलब वर्ल्ड, ध्यान मतलब मेडिटेशन दिवस, डे, वर्ल्ड मेडिटेशन डे। जैसे दोस्तों वर्ल्ड योगा डे मनाया जाता है, अभी आज 16 तारीख है, तो 4 दिन के पश्चात 21 जून को मनाया जाएगा। ये भी ध्यान रखना, 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस से मनाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिच्चावरम मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है? पिच्चावरम मैंग्रोव वन ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह भारत के सबसे बड़े मैंग्रोव वनों में से एक है, तो ध्यान रखना तमिलनाडु, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से लोक देवता जोधपुर के राव जोधा के समकालीन थे? राव जोधा, इनके समकालीन लोक देवता थे हड़बुजी। कौन थे? हड़बुजी। ऑप्शन यहाँ पर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 नंबर, विक्रमशिला जो कि हाल ही में समाचारों में था, किस प्राचीन स्मारक का नाम है? तो ये एक बौद्ध विश्वविद्यालय से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। किस स्थान पर लोक देवता गोगा जी का जन्म हुआ था? लोक देवता गोगा जी का जन्म, दोस्तों गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा में। ददरेवा कहाँ पड़ता है? चूरू में, ठीक है। गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था। इनका जो मुख्य मेला बढ़ता है ना, वो बढ़ता है नोहर गोगा मेड़ी में, ठीक है। ये आपको देना, भाद्रपद कृष्ण नवमी को ये मेला बढ़ता है। नोहर के पास में स्थान है गोगा मेड़ी, वहाँ पर 1 महीने तक ये चलता है। और 12वें महीने में ही यहाँ पर जो हिंदू पुजारी पूजा गोगा जी की करते हैं। बाकी जो 11 महीने होते हैं वहाँ पर जो मुस्लिम धर्म से संबंधित पुजारी होते हैं वो पूजा करते हैं, और मुस्लिम धर्म से संबंधित जो पुजारी होते हैं उन्हें चायल कहा जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। खरनाल, खरनाल के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। लोक देवता तेजा जी है ना, इनका जन्म खरनाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? तेजा जी के जन्म के बारे में जनमानस में एक प्रचलित राजस्थानी कविता है जो मनसुख रणवा ने लिखी है कि जाटवीर धोलिया वंश गांव खरनाल के माए। तो खरनाल गांव है और धोलिया इनकी गोत्र थी। आज दिन सुबह बसे बस्ती फूला छाए, शुभ दिन 14 वार गुरु, मतलब 14 वार गुरु मतलब बृहस्पतिवार, शुक्ल माघ पहचान, माघ माह का पक्ष शुक्ल पक्ष 14 को यानी कि चतुर्दशी को इनका जन्म हुआ था। और विक्रम संवत 1130 में हुआ था। तो इसी को इन्होंने लिखा है, शास्त्र 130 में प्रकटाय तेजा महान। तो आपको ध्यान रखना, विक्रम संवत 1130 माघ शुक्ल चतुर्दशी बृहस्पतिवार को लोक देवता तेजा जी का जन्म हुआ था। और जब तेजा जी का जन्म हुआ था, तेजा जी माँ को ये सुनाई दिया था कि कुंवर तेजा ईश्वर का अवतार है और तुम्हारे साथ अधिक समय तक नहीं रहेगा, ठीक है दोस्तों। और यहीं पर ही दोस्तों भूंगरी माता का मंदिर है, क्योंकि जो लोक देवता तेजा जी है उनकी बहन का नाम था बहन राजलबाई, ठीक है। भूंगरी स्थानीय भाषा में झाड़ू को कहते हैं, और झाड़ू है ना या बुहारी, उसको इस मंदिर पर चढ़ाने के कारण भूंगरी माता का नाम का दर्जा मिला है। तो ये आपको ध्यान रखना, खरनाल नागौर में है, ठीक है। देशनोक में करनी माता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन से अमेरिका ने स्वयं को जनवरी 2025 में अलग कर लिया था? तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कजली तीज मेला कहाँ आयोजित होता है? कजली तीज ये आयोजित होता है मित्रों बूंदी में। कहाँ आयोजित होता है? बूंदी में। आसान क्वेश्चन है, आराम से आपने इसको किया भी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है? बताइए दोस्तों, ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, ये ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ है ना, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? ऑप्शन आपके सामने कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ताप्ती। ये नदियाँ दोस्तों सभी की सभी नदियाँ साउथ की है, दक्षिण जो भारतीय राज्य वहाँ से उद्गम होने वाली नदियाँ ही हैं, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ताप्ती। तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों ये पश्चिमी घाट में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है जो कर्नाटक और केरल राज्य की सीमा पर स्थित है। ठीक है, और यहीं से जो नदी निकलती है जिसका उद्गम होता है कावेरी नदी। और ये जो कावेरी नदी है ना दोस्तों, इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है, ये ध्यान रखना। कावेरी नदी है, इसकी लंबाई अक्सर पूछा जाता है 760 किलोमीटर। ठीक है, और निकलती कहाँ से? ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। और इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। तमिल साहित्य में इस नदी का नाम मिलता है पोन्नी। पोन्नी, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, लंबाई पूछी जाती है। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहते हैं, उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है, और पोन्नी इसका तमिल साहित्य में नाम है। अगला क्वेश्चन है, किसने 1947 में अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की? भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया? अहमदाबाद में। कब स्थापित किया? 1947 में। किसने किया? विक्रम साराभाई ने, विक्रम साराभाई में। एक्यूरेट डेट आपको बता देता हूँ, 11 नवंबर, याद कर लेना दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। 11 नवंबर 1947 को गुजरात के अहमदाबाद में विक्रम साराभाई ने फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी स्थापित की थी, PRL। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम आरंभ किया? राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता कार्यक्रम NCAP, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ये NGT ने प्रारंभ किया था। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट है। इसका जो प्रमुख लक्ष्य है ना मित्रों, वो है वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उन्मूलन के लिए काम करना है। अगला क्वेश्चन है, कठपुतली शैली यमपुरी का संबंध किस राज्य से है? कठपुतली शैली जिसका नाम है यमपुरी, और इसका जो संबंध है वो है बिहार राज्य से। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंसरोडगढ़ अभयारण्य किस जिले में स्थित है? भैंसरोडगढ़ अभयारण्य, तो दोस्तों भैंसरोडगढ़ अभयारण्य स्थित है चित्तौड़गढ़ जिले में। ठीक है, और भैंसरोडगढ़ का किला भी है मित्रों, और भैंसरोडगढ़ का किला भी यहीं पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? ध्यान देना दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को A.O. अह्यूम के प्रयासों से इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के लौह पुरुष, इन्होंने जो अध्यक्ष रहे थे वो 1931 में। ठीक है, इसी समय गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन भी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर नवंबर 2024 में प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? बताइए दोस्तों, किस स्थान पर प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था नई दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन सेवा की संस्थापक कौन थी? तो मित्रों सेवा की संस्थापक थी इल्ला भट्ट। कौन थी? इल्ला भट्ट, यह आपको ध्यान रखना है। और इसकी संस्थापना कब की गई थी? 1972 में। कहाँ पर? अहमदाबाद गुजरात में। और क्यों की गई थी? क्योंकि गरीब और जो स्वरोजगार वाली महिलाओं को संगठित करने के लिए सेवा की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पीएम कुसुम निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? पीएम कुसुम योजना, तो दोस्तों ये संबंधित है कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा से संबंधित। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर कौन सा किला बना हुआ है? घाघरोन किला बना हुआ है आहू और काली सिंध
नदियों के संगम पर। गागरोन किला कहाँ स्थित है दोस्तों? राजस्थान के झालावाड़ जिले में है। और इसका निर्माण है वो ढोड राजा बिज्जल देव ने करवाया था। कब करवाया था? 12वीं शताब्दी में करवाया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, चित्रकला की देवगढ़ शैली संबंधित है। देवगढ़ शैली, देवगढ़ शैली है ना मित्रों, मेवाड़ की उपशैली है। मेवाड़ की उपशैली है, ये आपको ध्यान है। मेवाड़ की उपशैली देवगढ़ शैली है। और जो देवगढ़ शैली है इसकी उत्पत्ति कब हुई थी? ये उत्पत्ति हुई थी 17वीं शताब्दी में उत्पत्ति हुई थी। इस शैली का जो प्रारंभिक विकास है ना, महाराजा द्वारिकादास चुंडावत के समय हुआ था। महाराजा द्वारिकादास चुंडावत के समय हुआ। इस शैली का जो पूरी दुनिया में फेमस किया, वो याद रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जो देवगढ़ शैली है इसको फेमस करने का कार्य किसने किया था? श्रीधर अंधारी ने किया था। श्रीधर अंधारी ने किया था। चित्रित विषय अगर पूछा जाए देवगढ़ शैली के जो प्रमुख चित्रित विषय या जो चित्र बने हुए हैं ना, वो शिकार के दृश्य है, अंतपुर के दृश्य है, राशि ठाट बाट के दृश्य इसमें दिखाए गए। चित्रकार भी पूछ सकते हैं। चित्रकार आपको ध्यान रखना है, बक्ता, ठीक है, कमला, बक्ता, कमला, चोखा या चोखी, जो भी नाम है दोस्तों याद रखें, चोखा और बैजनाथ, ये प्रमुख जो चित्रकार है वो देवगढ़ शैली से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा डी, मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद सर्वाधिक सीट प्राप्त करने वाला राजनीतिक दल कौन सा है? बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। जैसे दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने 245 सीट प्राप्त की थी और कांग्रेस से 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई थी, 99 सीट प्राप्त की थी। तीसरी पार्टी है ना, वो है मित्रों समाजवादी पार्टी है, जिसने 37 सीट प्राप्त की थी। कितनी? 37 सीट। इसके बाद में 29 सीट प्राप्त की थी तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी वाली। फिर मित्रों डीएमके, जिसने 22 सीटें प्राप्त की थी। टीडीपी यानी कि तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रशेखर राव वाली, उसने 16 सीटें प्राप्त की थी। ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में भारत द्वारा किस देश को ऑपरेशन ब्रह्मा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग याद होगा सभी को, के अंतर्गत मानवीय सहायता एवं आपदा राहत प्रदान की गई। तो दोस्तों वर्तमान समय की बात करें, ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। और जो म्यांमार में भूकंप आया था उसमें भारत ने सहायता पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा की शुरुआत की थी। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बहुत ही भयंकर भूकंप आया था जिसमें जान माल की भयंकर तरह से हानि भी हुई थी। और ये आपको ध्यान रखना है, म्यांमार को सहायता पहुंचाने के लिए भारत द्वारा एनडीआरएफ और फील्ड सेना के रूप में भी सेना भी भेजी गई थी, जो मदद के लिए खाना भी भेजा गया था। तो ये आपको ध्यान रखना, ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार को सहायता पहुंचाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सुंदरलाल बहुगुणा, तो दोस्तों वह गांधीवादी मूल्यों में विश्वास करते थे, ये राइट क्वेश्चन है। वह चिपको आंदोलन के लिए प्रसिद्ध थे, ये भी सही है। चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। उन्होंने टिहरी बांध के निर्माण के विरुद्ध लंबा संघर्ष किया, ये भी सही है, लेकिन ये सही नहीं है। इन्होंने राजस्थान के थार में खेजड़ी पेड़ बचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। और आज का जो अंतिम क्वेश्चन है वो है मित्रों, निम्न में से कौन सी मृदा देश के लगभग 40% हिस्से में फैली हुई है? 40% हिस्से में फैली हुई जो मृदा है ना मित्रों, वो है जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा है? जलोढ़ मृदा है, ठीक है। और ये जो जलोढ़ मृदा है ना मित्रों, जो जलोढ़ मिट्टी होती है ना, देश के लगभग 40% हिस्से पर फैली हुई है। ये मिट्टी नदियों द्वारा बहकर रह गई है, मिट्टी से बढ़ती है और उत्तरी मैदानों और नदी घाटियों में प्रमुख रूप से ये मिट्टी पाई जाती है। इसके 2 प्रकार होते हैं, जलोढ़ मृदा 2 प्रकार होते हैं। एक तो खादर होता है, नई जलोढ़ मृदा, एक होता है बांगर, ठीक है। जो खादर होता है ना दोस्तों, ये बहुत उपजाऊ होती है, ये आपको ध्यान है। खादर और बांगर 2 प्रकार होते हैं, खादर बहुत है उपजाऊ होती है। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन। आपके इन 50 क्वेश्चंस में से कुल कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, ये आप जरूर बताइए। उम्मीद है आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें
और नीचे कमेंट में बताइए कि अगला वीडियो किस पर बनाएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।